दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम छात्रों के विशेष अनुरोध पर मिथिला पेंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बिहार का एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। मिथिला पेंटिंग, जिसे हम मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, वह भारत के बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित एक पेंटिंग की पद्धति है और यह एक जीवंत और पारंपरिक कला के रूप में यहाँ पे कालांतर से चल रही है। इसकी विशेषता इसके चमकीले रंग, जटिल पैटर्न और पौराणिक रोजमर्रा के दृश्यों का चित्रण है। प्यारे छात्रों, आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? प्रिय छात्रों, अगर हम इसकी उत्पत्ति और परंपरा का जिक्र करें तो मधुबनी पेंटिंग सबसे पहले हिंदू देवी सीता की जन्मस्थली मिथिला में बनाई गई थी। जब सीता और उनके पति राजकुमार श्री राम का विवाह होने वाला था तो सीता के पिता जनक जी ने इन क्षणों को कैद करने के लिए पेंटिंग बनाने के लिए वहाँ के कलाकारों को कहा था। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग पारंपरिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में विभिन्न समुदायों की महिलाओं के द्वारा बनाई गई थी। ऐसी मान्यता है कि गौरी माँ ने शिव जी से यह आग्रह किया था कि भगवान विष्णु के रूप में अवतरित भगवान श्री राम, जिनकी शादी मिथिला क्षेत्र में मां जानकी से होने वाली थी, उनके शादी के दृश्यों को उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वह एक कैनवास पर पेंटिंग कर उतारना चाहती हैं ताकि यह कालांतर में लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। यह कला मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र, जिसे कि आज हम मधुबनी जानते हैं, वहाँ इसकी उत्पत्ति जान पड़ती है। आखिर किन किन सामग्रियों का इस पेंटिंग में इस्तेमाल होता था? ऐतिहासिक रूप से कलाकारों ने दीवारों और बाद में कागज पर अपने काम बनाने के लिए प्राकृतिक रंग द्रव्य, जिसमें कि चावल का पेस्ट और टहनियों का इस्तेमाल किया जाता था और कई बार पत्तियों के पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता था। आखिर इस पेंटिंग में किन विषयों को चुना जाता था इन कलाकारों के द्वारा? तो जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके हिसाब से मधुबनी पेंटिंग में अक्सर हम हिंदू धर्म के पौराणिक देवी देवताओं और उनके कथाओं का जो चित्रण है वह हमें देखने को मिलता है। दैनिक जीवन, प्रकृति और विभिन्न त्योहारों के दृश्य को भी हम कई सारे पेंटिंग्स में देखते हैं। आखिर किस किस तरह की इनकी शैलियां हैं? इस मिथिला पेंटिंग में कई शैलियां मौजूद हैं, जिसमें दो मुख्य रूप से हैं। पहली कहलाता है भरनी, क्योंकि इसमें रंगों से भरी जाती हैं इस पेंटिंग्स को, जबकि दूसरी कहलाती कटचनी यानी रूपरेखा शैली। पारंपरिक कलाकार जो हैं वो आखिर किस तरह से इसकी अपनी चित्रों में इनको उकेरते थे? तो ऐतिहासिक रूप से इस कला का अभ्यास मुख्य रूप से इन क्षेत्रों की महिलाओं के द्वारा किया जाता था। हालांकि आज इस कला में हम पुरुषों को भी शामिल देखते हैं। कब मिली इस कला को वैश्विक मान्यता? बिहार चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बहुत बाद में आकर के प्राप्त हुई है, और जब इसे प्राप्त हुई तो इसे हम जापान में मधुबनी संग्रहालय जब स्थापित किया गया तब इसकी हम ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय महत्ता देखते हैं। क्या है इसका सांस्कृतिक महत्व? यह कला मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को गहराई से की जाती हैं, जिसमें अक्सर धार्मिक और सामाजिक घटनाओं को ही दर्शाया जाता है। जितवारपुर, रांटी और रसीदपुर मधुबनी कला की परंपरा और विकास से जुड़े तीन सबसे उल्लेखनीय शहर हैं। इस कला का पारंपरिक रूप से महिला सदस्यों द्वारा ही अभ्यास किया जाता था। कलाकार इन चित्रों को विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके बनाते हैं, जिसमें उनकी अपनी उंगलियां या टहनियां, ब्रश, नीब पेन और माचिस की तिल्लियों का इस्तेमाल कर इस पेंटिंग को उकेरा जाता है। पेंट प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाया जाता है और गेरू और लैंप ब्लैक जैसे पिगमेंट का उपयोग क्रमशः लाल, भूरे और काले रंग के लिए किया जाता है। चित्रों की विशेषताएं उनके आकर्षक ज्यामिति पैटर्न हैं, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्टली मेजर्ड पैटर्न है। विशेष अवसरों पर जैसे जन्म या विवाह और त्योहारों जैसे कि होली, सूर्य षष्ठी जिसको आप छठी मैया का पर्व कहते हैं, काली पूजा, उपनयन, दुर्गा पूजा के लिए अनुष्ठान जब होता है उस समय में इस पेंटिंग्स को हम देखते हैं और इन्हीं सारी इवेंट्स को इस पेंटिंग्स में वास्तविक रूप में दर्शाया जाता है। परंपरागत रूप से चित्रकारी उन कौशलों में से एक थी जो मिथिला क्षेत्र के परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की गई हैं, मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा। यह अभी भी मिथिला क्षेत्र में फैली संस्थाओं में प्रचलित हैं और जीवित भी हैं। दरभंगा में कलाकृति
मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में वैदेही और रांटी में ग्राम विकास परिषद मधुबनी पेंटिंग के कुछ प्रमुख केंद्रों में शामिल है। यह कला वहां से अपने आसपास के क्षेत्रों में निर्यात की गई और इस कला का प्रसार हुआ। दीवार कला के रूप में इस पेंटिंग का पूरे क्षेत्र में व्यापक रूप से अभ्यास किया गया था। कागज और कैनवास पर पेंटिंग का हालिया विकास मुख्य रूप से मधुबनी के आसपास के गांव में हुआ। यानी ये जो कागज पे आप देखते हैं या जो कैनवास पे आप देखते हैं, ये एक न्यू डेवलपमेंट है। इस विकास की परिणति यह है कि मधुबनी कला शब्द का इस्तेमाल मिथिला पेंटिंग के लिए किया जाने लगा, क्योंकि यह मधुबनी क्षेत्र में डेवलप हुआ था। पेंटिंग पारंपरिक रूप से झोपड़ियों की मिट्टी की दीवारों और फर्श पर की जाती थी, लेकिन अब वे कपड़े, हस्त निर्मित कागज और कैनवास पर भी की जाती हैं। मधुबनी पेंटिंग चावल के पाउडर से पेस्ट से बनाई जाती हैं। मधुबनी पेंटिंग एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रही और कौशल सदियों से आगे बढ़ते रहे। विषय वस्तु और शैली काफी हद तक एक जैसी ही आज तक रही हैं। इस प्रकार से मधुबनी पेंटिंग को आज जीआई टैग मिल चुका है। मधुबनी पेंटिंग में 2 आयामी यानी 2 डायमेंशनल फोटो बनाई जाती थी, इमेजरी जो बनती थी, और प्राकृतिक रूप से इनमें जिस रंगों का उपयोग किया जाता था वह भी प्रकृति से ही ली जाती थी। पारंपरिक रंग द्रव्य का उपयोग किया गया। लाल रंग के मिट्टी से पिसी हुई सरसों के बीज के साथ मिश्रित सिंदूर पाउडर, हरे काले रंग के लिए कालिक के साथ मिश्रित गाय का गोबर, सफेद रंग के लिए चावल का पेस्ट, नींबू के पीले रंग के लिए पेवड़ी, पीले गेरू के लिए हल्दी, नीले रंग के लिए नील, नारंगी रंग के लिए पलाश का फूल, हरे रंग के लिए बेलपत्र और भारतीय लाल रंग के लिए लाल मिट्टी, गोंद, अरबी या बकरी के दूध से पेंट की पाउडर बनाई गई। यानी ये जो गोंद मिलता है, लकड़ी वाला गोंद, उसके साथ इनको मिक्स कर करके इस पेंटिंग को निर्माण किया गया था। कलकत्ता से रासायनिक पाउडर भी 1944 के दशक के आसपास से उपलब्ध हो गया था, तो कलाकारों ने पारंपरिक ब्रश का उपयोग करना जारी रखते हुए, जिसमें बांस की कतरने, लता और छड़ियां शामिल हैं, उसे जारी रखा।